Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, सेशन को लाइक शेयर करेंगे और आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ कुछ अच्छे से फिर से वन लाइन आपके जो वन लाइन पॉइंटर्स होते हैं जो कि रहने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट वाले सेक्शन से। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पॉइंटर्स क्या रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे स्टूडेंट। एंड आज जब आप इन पॉइंटर्स को पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आपका जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट वाला सेक्शन है ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो एचएससी एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। एंड देन आप यूपी टीजीटी पीजीटी एंड आपके जो DSSB एग्जाम है उससे भी एग्जाम के लिए इससे हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंटर क्या रहने वाला है। अच्छे से समझिए स्टूडेंट। व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं। क्या लिखा है स्टूडेंट, अच्छे से समझिएगा कि व्यक्ति की उभरती हुई है ना, जो धीरे धीरे डेवलप होती हैं, है ना, ऐसी क्षमताएं जो धीरे धीरे विस्तृत होती हैं, ठीक है, और उसको कार्य करने में क्या करने लगती हैं, सुविधाएं देने लगती हैं। उसको आप किस नाम से जानते हो स्टूडेंट? परिपक्वता के नाम से जानते हो, मैच्योरिटी के नाम से जानते हो। ये ध्यान रखिएगा, उसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? परिपक्वता के नाम से जानते हैं, मैच्योरिटी के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, इतना समझेंगे। सो आपको पता भी होगा कि आपका जो क्या होता है इन्वायरमेंट एंड आपका, अगर हम बात करते हैं कि जो मैच्योरिटी है वो किससे आती है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जब आपस में व्यक्ति का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है प्रॉपर वे में, तब वो धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू हो जाता है ना। चलिए आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंटर क्या दिया गया है? अनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन परिणत होता है। भाई जो चेंजेस होते हैं ना जेनेटिक मटेरियल में, वो कहाँ पे होते हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं स्टूडेंट? कोशिका में होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होते हैं वो कोशिका में होते हैं। इतना आप लोगों को याद रखना है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। विकास की वह दशा जो गैंग एज कहलाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भाई ये किस वाली एज को कहते हैं, वो किस वाली एज को कहते हैं, है ना। सो विकास की वह दशा जो गैंग एज कहलाती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट? उत्तर बचपन यानी कि लेट चाइल्डहुड होती है। ठीक है, जो आपका लेट चाइल्डहुड वाला टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसको गैंग एज के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर से अनुपात होना चाहिए। आपको बताना है कि भाई जो 6 वर्ष के अंत तक जो सिर का शरीर से अनुपात है वो कितना होना चाहिए? 7% होना चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, जो आपका सिर का और शरीर का अनुपात है ना, वो 6 वर्ष के अंत तक कितना हो जाना चाहिए? 7% हो जाना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंटर है सारे के सारे, क्विक रिवीजन चल रहा है आप लोगों का कि आप इनको एकदम देख के समझ सके, इन्हें याद कर सके। ओके, सो प्रारंभिक किशोरावस्था का समय कितना माना जाता है? जो स्टूडेंट अर्ली एडोलसेंस का टाइम पीरियड है वो कितना माना जाता है, ये आप लोगों का पॉइंटर है कि जो आपका अर्ली एडोलसेंस वाला टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है। ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो अर्ली एडोलसेंस का टाइम पीरियड है वो 12 to 15 ईयर्स का होता है। ओके, इतना ध्यान रखेंगे, जो अर्ली एडोलसेंस का टाइम पीरियड होता है वो 12 to 15 ईयर्स का होता है। ओके, आगे देखिएगा अच्छे से। एक बच्चा उम्र तक टॉडलर कहलाता है। आखिर एक बच्चे को हम किस उम्र तक टॉडलर कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब बच्चा 24 से लेकर 48 महीने तक का होता है तब तक आप उसे टॉडलर कहते हैं। ओके, 24 से लेके 48 महीने तक के बच्चे को टॉडलर की कैटेगरी में रखा जाता है। ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखिएगा। 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन कितना होता है? ठीक है, जब बच्चा कितना होता है? 4 माह की अवस्था में होता है, तब उसका वजन कितना होता है स्टूडेंट? 2 गुना होता है। ओके, डबल होता है, जितना उसके बर्थ के समय पे उसका वेट था उससे डबल हो जाता है। ओके, इतना आप लोग याद रखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिएगा। अस्थायी दांतों यानी कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है?
आपको बताना है जो अस्थायी दांत होते हैं स्टूडेंट, जिन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है, उनकी संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो अस्थायी दांत होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं स्टूडेंट, उनकी संख्या 20 होती है। ओके, कितनी होती है स्टूडेंट? 20 होती है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंटर क्या आता है स्टूडेंट? जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो क्या होता है। आपको बताना है कि भाई जन्म के समय अगर छोटा बच्चा रो पड़ता है, नवजात शिशु रो पड़ता है, तो क्या होता है स्टूडेंट? उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि छोटे बच्चे का पैदा होते ही रोना जरूरी होता है। जो एक नवजात शिशु है उसका पैदा होते ही रोना काफी जरूरी होता है। ऐसा नहीं होगा सो उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ओके, चलिए, और उसकी वजह से कई बार मेनिंजाइटिस हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, वृद्धि एवं विकास होता है। भाई वृद्धि या विकास कोई भी हो, वो हमेशा सरल से जटिल की ओर होता है। इतना ध्यान रखिएगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि और विकास कैसे होते हैं स्टूडेंट, हमेशा सरल से जटिल की ओर होते हैं। ठीक है, ये पॉइंटर आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। सो पहले आपकी जो सिंपल सिंपल स्किल्स होती हैं बच्चा वो सीखता है, सिंपल सिंपल डेवलपमेंट होते हैं उसके, देन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता चला जाता है जब उसको उसका इन्वायरमेंट, उसकी हेरिडिटी है ना, हेरिडिटी से जो चीज़ें मिली होती हैं वो तो करती हैं, प्लस वो अपने इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देता है, मेच्योरिटी उसके अंदर आने लगती है, तब वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी समझना शुरू कर देता है। ओके, आगे देखिएगा, नवजात शिशु में इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं कौन सी। आपको पता होना चाहिए कि जो एक नवजात शिशु होता है उसमें सूंघने वाली जो इंद्रियां होती हैं वो कम विकसित होती हैं, यानी कि स्मेल वाली। ओके, जो सूंघने वाली इंद्रियां होती हैं वो सबसे कम विकसित होती। आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक बालक सावधान होगा जब वह समझेगा किसका खतरा। समझिएगा एक सेकंड स्टूडेंट, कि एक बालक सावधान होगा जब वह समझेगा जानवरों का खतरा, यानी कि एनिमल्स अगर हैं आसपास में, अगर वो समझने लगा है तो वो क्या होने लगा है स्टूडेंट, वो खतरे को समझने लगा है। ओके, इतना ध्यान रखिएगा कि अगर एक जानवर सावधान है इसका मतलब ये है कि वो जानवरों का खतरा समझने लगा है, फिर वो अजनबियों के खतरे को भी समझना शुरू कर देगा। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट, किशोरावस्था, एडोलसेंस शब्द लैटिन क्रियापद एडोलसेयर से लिया गया है। भाई जो एडोलसेंस वर्ड है वो एडोलसेयर से लिया गया है, जो कि लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है। उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? परिपक्वता की ओर वृद्धि से होता है। ये ध्यान रखिएगा, एडोलसेंस एडोलसेयर से बना है, जो कि लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि आपका टू ग्रो टू मेच्योरिटी। ओके, चलिएगा आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके जनरली एग्जाम्स में आता है। ठीक है, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है। ये किसका कहा हुआ कथन है? ये जितना रिपीटेड है ना उतना ही इंपॉर्टेंट है। भाई किशोर अवस्था को द पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस किसने बताया है स्टूडेंट? स्टेनले हॉल ने बताया है। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका एडोलसेंस का टाइम पीरियड है उसको पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस किसने बताया है स्टूडेंट? स्टेनले हॉल ने बताया है। ये आप लोगों को पॉइंटर पता होना चाहिए। ओके, आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या दिया गया है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। आपको बताना है कि किशोरावस्था का लक्षण क्या नहीं होता है। स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय, यानी कि एक सेल्फ कॉन्सेप्ट का स्टेबल होना, ये किशोरावस्था में नहीं देखा जाता, क्योंकि इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है ना। सेल्फ जो कॉन्सेप्ट है वो किशोरावस्था में कभी भी क्लियर नहीं होते। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, हमें क्या करना है, क्या बनना है, कैसी रिलेशनशिप चाहिए, क्या लाइफ में चाहिए, कुछ क्लियर नहीं रहता है एडोलसेंस में, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम है जब बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सडन चेंजेस हैं वो उनकी लाइफ में आ रखे होते हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे सोशल हो। वो बहुत ज़्यादा एक झूल रहे होते हैं सामंजस्य के बीच में, उन्हें पता ही नहीं होता एक्चुअल में करना क्या है। वो वाली स्टेज है, तो क्लियरिटी वहाँ कुछ नहीं होती। ओके, आगे देखिएगा, लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो गर्ल्स में एडोलसेंस का टाइम पीरियड होता है वो 13 वाला होता है, 10 to 13 वाला। यही वो टाइम है जिसे प्यूबर्टी वाला टाइम कहेंगे, जब गर्ल्स में सारे के सारे चेंजेस होते हैं। ओके, चलिए आगे देखिएगा स्टूडेंट, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, बॉडी पार्ट्स में चेंजेस हो सकते हैं, है ना, पर्टिकुलर फैट डिपोजिशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें।
आगे देखिए स्टूडेंट, वह अवस्था जिसमें यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, वो कौन सी अवस्था कहलाती है? एक बार समझिए अच्छे से कि वह अवस्था जिसमें यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, वो अवस्था क्या कहलाती है स्टूडेंट? किशोरावस्था कहलाती है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, उस अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। ओके, आगे देखिए, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है? भाई आपको बताना है द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर एटीट्यूड चेंज इन अडल्ट्स। भाई आप एटीट्यूड बदलना चाहते हो अडल्ट्स का, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए विधि कौन सी रह सकती है? भूमिका अभिनय, यानी कि रोल प्ले। जो रोल प्ले मेथड होता है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है अगर आप किसी के एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं। ओके, सो आप किसी भी एक अच्छी पर्सनैलिटी का रोल प्ले उसे करके दिखा सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आना शुरू हो जाता है। ओके, चलो आगे नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, क्या दिया गया है? 50 से 65 वर्ष के बीच आयु वर्ग के व्यक्तियों को सबसे अधिक समस्या हो सकती है किस चीज़ में? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये 50 से 65 वर्ष के बीच आयु वर्ग के व्यक्तियों को सबसे अधिक समस्या किस चीज़ में हो सकती है स्टूडेंट? समाचार पत्र पढ़ने में हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये समस्या किस चीज़ में हो सकती है? समाचार पत्रों को पढ़ने में हो सकती है। ओके, इसको ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे ध्यान से देखेंगे क्या पॉइंट दिया गया है। बुजुर्गों के लक्ष्यों में सम्मिलित है परिवार, संबंध और अच्छा स्वास्थ्य। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम बुजुर्गों के लक्ष्यों की बात करते हैं कि भाई जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके क्या एम होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या ड्रीम होते हैं, तो उनके लिए है सबसे इम्पोर्टेंट कि उनके पारिवारिक संबंध अच्छे रहने चाहिए, है ना, खुशहाली बनी रहनी चाहिए, और उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहनी चाहिए। ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंटर क्या आता है? अधिगम एक प्रक्रिया है। ठीक है, जो लर्निंग है वो एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है स्टूडेंट? अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण का, है ना, टू मेकिंग मीनिंग थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण का। आपकी जो लर्निंग है वो आपके अनुभवों से और अच्छी होती है, और ज़्यादा एक तरीके से कहूँ तो फ्लरिश होती है ना। तो अनुभव के द्वारा अर्थ निर्माण को ही हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। ओके, एक लर्निंग ऐसा ही प्रोसेस होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, मानव विकास होता है। कैसा होता है भाई मानव विकास? आपको बताना है कि जो मानव विकास है वो कैसा होता है। देखो ये बात का ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मानव विकास होता है स्टूडेंट हमेशा क्रमिक होता है, निरंतर होता है और व्यक्तिगत होता है। यानी कि एक तो क्रम में चलता है, जब भी कोई डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, वो एक क्रम में चलता है स्टूडेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो निरंतर चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रुकता है, वो निरंतर चलता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वो कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है ना, यानी कि ग्रेजुअल है, क्रमिक है, क्रम में चलेगा, सिक्वेंशियल पैटर्न में चलेगा। देन कॉन्टिन्यूअस है, लगातार चलता रहेगा। प्लस व्यक्तित्व, यानी कि अब अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे आधारित होता है। तो सबका विकास एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, ये कह सकते हो कि निरंतर चलता है, एक क्रम में चलता है, बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। सभी में क्या पाए जाते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सब में व्यक्तिगत भेदभाव पाए जाते हैं, है ना, विभेद पाए जाते हैं। कई सारे वर्ड इसके लिए हम यूज करते हैं। सो व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं, जिनकी वजह से सब में सारे डेवलपमेंट और ग्रोथ का रेट अलग अलग होगा। ओके, ज़रूरी नहीं अगर एक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है और फिजिकल नहीं हो रहा, सो दूसरे का फिजिकल अच्छा नहीं हो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। सबका अलग अलग रेट चलता है। किसी में फिजिकल डेवलपमेंट अगर 10% की स्पीड से बढ़ रहा है तो दूसरे में 20 के से बढ़ सकता है, किसी में 40 के से बढ़ सकता है। तो सबका अलग अलग पैटर्न होता है। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट्स, विकास के लिए प्रशिक्षण में जिन चरणों का अनुपालन किया जाता है उनका अनुक्रमिक क्रम क्या होता है? भाई विकास के लिए हम क्या करते हैं? जो सिक्वेंशनल ऑर्डर फॉलो करते हैं डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग का, है ना, वो पैटर्न क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले क्या है? आवश्यकता आकलन, देन कार्यक्रम तैयार करना, देन क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना और अनुवृत्ति कार्यवाही करना। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? सबसे पहले आप क्या करेंगे? ज़रूरत को पहचानेंगे, यानी कि नीड को असेस करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? प्रोग्राम प्रिपरेशन करेंगे। आपने ज़रूरत पहचान ली, अब आप प्रोग्राम तैयार करोगे। फिर आप उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करोगे स्टूडेंट, ग्राउंड पे लेकर आओगे। फिर आप इवेल्युएट करोगे और फिर आप उसको फॉलो अप करोगे। ठीक है, ये आपका प्रोसेस होता है जिसको कि हम इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एंड ये यूजीसी नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, बाल विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो बाल विकास की जो अवस्थाओं का सही क्रम होता है वो क्या होता है? सबसे पहले है एंटीनेटल, देन प्रीनेटल, देन नियोनेटल, देन शैशवावस्था, देन इन्फेंसी, देन टॉडलर अवस्था। ओके, इतना ध्यान रखिएगा। पहले एंटीनेटल है, यानी कि गर्भावस्था से पहले वाली केयर जितनी भी हो रही है आपकी, प्रेगनेंसी से पहले वाली, फिर प्रेगनेंसी वाली प्रीनेटल है, देन नियोनेटल है ना। देन उसके बाद क्या होगा, बच्चा इन्फेंट हो जाएगा, मतलब जन्म के कुछ समय वाला बच्चा नियोनेटल, देन इन्फेंट हो जाता है, देन टॉडलर हो जाता है। ओके, सो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंटर क्या दिया गया है, विकास किसका परिणाम होता है? ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, विकास आपके अनुवांशिकता एवं वातावरण, यानी कि आपकी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्लस लर्निंग एंड मैचुरेशन का परिणाम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, विकास किसका परिणाम होता है स्टूडेंट? अनुवांशिकता एवं वातावरण प्लस अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम होता है, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एंड मैचुरेशन। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या पॉइंट दिया गया है, व्यक्तिगत एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन क्या है? भाई कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व के एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीके, है ना, उसके व्यवहार के तरीके प्लस उसी व्यक्ति का दृष्टिकोण, उसी व्यक्ति की क्षमता, उसी व्यक्ति की योग्यता, उसी व्यक्ति की अभिरुचियां, उन सब का एक कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ठीक है, क्या ये व्यक्तित्व कहलाता है? अगर हाँ, तो ये कथन किसने दिया है? ओके, अगर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या कहते हैं कि भाई उस व्यक्ति के व्यवहार का तरीका, उसका दृष्टिकोण, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी अभिरुचि, अगर इन सब का कॉम्बिनेशन पर्सनैलिटी है, तो ये कथन किसने दिया है स्टूडेंट? ये कथन मन ने दिया है। ये ध्यान रखना, ये कथन किसने दिया है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन मैं कर देती हूँ। ये कथन किसके द्वारा दिया हुआ है स्टूडेंट? मन के द्वारा दिया हुआ ये कथन है। मन मतलब एक आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है मन, उनके द्वारा दिया गया ये एक स्टेटमेंट है। ओके, चलिएगा आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या है आपका क्वेश्चन, बालक का संवेगात्मक व्यवहार प्रभावित होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो बच्चा है उसका इमोशनल बिहेवियर किस चीज़ से अफेक्ट होता है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चा है उसका इमोशनल बिहेवियर किस चीज़ से अफेक्ट होगा, तो उसकी एड्रिनल ग्लैंड से अफेक्ट होगा। उसकी एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उसके बेसिस पे बच्चा इमोशनली कितना बैलेंस होगा, कितना उपद्रवी होगा, ये पता चलेगा, है ना, कि वो कितना आतंकी है, कितना शांत है, कितना एक्टिव है, ये सब एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, ये कथन किसने कहा है? आपको बताना है पर्सनैलिटी इज एन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्वालिटीज। हमने एक स्टेटमेंट दिया है कि पर्सनैलिटी इज एन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्वालिटीज, है ना। आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसने दिया है स्टूडेंट? ये वुडवर्थ का कथन है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये कथन किसने दिया है स्टूडेंट? वुडवर्थ ने दिया है। ओके, नेक्स्ट देखो, व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं? देखिए, ध्यान से देखिएगा कि जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो जैविक कारक, आनुवांशिक कारक, पर्यावरणीय संबंधी कारक यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर एंड इन्वायरमेंट फैक्टर। ठीक है ना, ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट, बायोलॉजिकल फैक्टर, आपके हेरिडिटिक फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये तीनों वो कारक हैं जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। उसकी शारीरिक संरचना, उसको हेरिडिटी से जो जीन्स उसके अंदर डोमिनेट हुए हैं वो चीज़, प्लस उसके आसपास का वातावरण उसके ऊपर कैसा प्रभाव डाल रहा है, ये सारी चीज़ें उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और उसे प्रभावित भी करती हैं। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट, ये आज का लास्ट पॉइंटर है आपका, व्यक्तित्व संबंधी गुण प्राप्त होते हैं शरीर एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों से एवं तंत्रिका तंत्र से। ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी पर्सनैलिटी की क्वालिटीज़ होती है ना, ट्रेड्स होती हैं, वो आपको किससे प्राप्त होती हैं स्टूडेंट? जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, प्लस जो आपका क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका व्यक्तित्व निखरता है, उसी के द्वारा वो विकसित होता है। ओके, सो हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, प्लस हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है, उससे हमारे पर्सनैलिटी के जो गुण हैं
वो हमें प्राप्त होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एक छोटी यानी क्रिस्प क्लास आप लोगों के लिए है, जहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा। रेगुलर मेरे साथ मेरी क्लास में जुड़ना ना भूलें, होम साइंस जंक्शन पे। तो आई होप आपको क्लास में मज़ा आया होगा। बाय, गुड नाइट, टेक केयर स्टूडेंट्स। कल फिर से मिलेंगे एंड कल कुछ और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगी, जो आप लोगों के एग्जाम के पर्पज़ से आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे @होम साइंस जंक्शन। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, प्लस मेरे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा।